दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। आज का विषय है पैरोल। पैरोल एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम में से हर किसी ने अच्छी तरह से इसको सुना है। पैरोल के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी हम रखते हैं, लेकिन जब इसका लाभ लेने की बारी आती है तब हमारे मन में बहुत से संशय, बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि पैरोल कैसे लिया जाए, किसे शक्तियां प्राप्त हैं पैरोल देने की, पैरोल लेने का तरीका क्या है। इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा इस वीडियो के द्वारा। लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। पैरोल के बारे में सीआरपीसी में कहीं कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। जब आप पैरोल के बारे में ज़्यादा ढूंढते हैं तो आपको यूपी रूल्स 2007 मिलेगा, जिसको उत्तर प्रदेश सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रिजनर्स रूल्स 2007 के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होता है। पैरोल केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो किसी अपराध में सजा याफ्ता है, जिसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है, जो जेल में बंद है, चाहे उत्तर प्रदेश की जेल में है चाहे उत्तर प्रदेश से बाहर की जेल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसको सज़ा मिली है। लेकिन किस दशा में पैरोल नहीं मिलेगा, पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि किन दशाओं में पैरोल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को पैरोल नहीं दिया जा सकता जिस ऑफेंस के बारे में जिसको उसको कन्विक्शन हुआ है राज्य की पावर एक्सटेंड नहीं करती। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति पैरोल नहीं ले सकते जिन्होंने कन्विक्शन के विरुद्ध कोई अपील दायर की हुई है। जब तक वो अपील निस्तारित नहीं हो जाती तब तक उनको पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता, उनकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होगी। तीसरा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे अपराधी जिनको यहाँ तो सज़ा हो गई है लेकिन किसी और केस में, किसी और न्यायालय में या उसी न्यायालय में किसी और केस में कोई और उनके विरुद्ध वाद लंबित है, उसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल पेंडिंग है, ऐसे व्यक्ति को भी पैरोल नहीं दिया जा सकता। चौथा, ऐसा व्यक्ति जिसका कन्विक्शन इस तरह का है कि वहां पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एडमिसिबल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पैरोल नहीं दिया जा सकता। अब आते हैं उस विषय पर जिसको आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, पैरोल किस दशा में दिया जा सकता है। पैरोल 5 दशाओं में दिया जा सकता है। नंबर 1, इलनेस ऑफ प्रिजनर्स पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ और सन, डॉटर और ब्रदर और सिस्टर। अगर वह व्यक्ति जिसको कन्विक्शन हुआ है, जिसको सज़ा हुई है, अगर उसका कोई करीबी बीमार है तब वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है, या उसके किसी करीबी रिश्तेदार की, जो भी मैंने बताया उनमें से किसी की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, किन में से, हस्बैंड या वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर और सिस्टर। बीमारी के केस में पैरोल ले सकते हैं, इनमें से किसी की मृत्यु हो गई है तब पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या उसके बेटा, बेटी या भाई बहन की शादी है तब वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है, या नंबर 4, वह कृषक है और उसको अपने यहाँ खेती करनी है, सोइंग करना है, सोविंग या हार्वेस्टिंग करनी है, हार्वेस्टिंग के लिए पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है, सोविंग के लिए भी वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। 5वां रीज़न, यदि उसको अपने घर की मरम्मत करानी है और उसको बताना है कि खेती वाले केस में भी और मकान की मरम्मत वाले केस में उसको बताना है कि ये काम कोई और नहीं कर सकता, केवल वही कर सकता है, तब वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। पैरोल एक बार में, एक कैलेंडर ईयर में उसको 1 महीने से ज़्यादा का नहीं दिया जा सकता। पैरोल की अवधि, यानी कि अगर व्यक्ति पैरोल के लिए अप्लाई करता है तो 1 कैलेंडर ईयर में उसको 1 महीने के लिए ही पैरोल दिया जा सकता है, लेकिन इस अवधि को गवर्नर की परमिशन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर उसको 1 महीने से ज़्यादा का पैरोल चाहिए तब गवर्नर के पास वो शक्ति है कि वो उसको बढ़ा सकता है। अब आते हैं कि यदि इसको पैरोल पर छोड़ा जाता है, उसके सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जाता है, तो कितनी अवधि के लिए किया जा सकता है।
रूल 3 में बताया गया है कि पैरोल केवल 1 महीने के लिए दिया जा सकता है। यदि 1 महीने से ज़्यादा का पैरोल होता है तो इसके लिए गवर्नर महोदय की पूर्व में अनुमति लेनी होगी, और वह भी तब जबकि कोई एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज है। इस तरह से 2 महीने तक का पैरोल दिया जा सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अवधि बढ़ सकती है, बट वो अवधि 12 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी, और उसके लिए भी स्पेशल सर्कमस्टांसेज में राज्यपाल महोदय से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। अब आते हैं पैरोल के लिए प्रोसीजर क्या अपनाया जाएगा। इसके लिए रूल्स 2007 में सब रूल 5 में बताया गया है, जो व्यक्ति पैरोल पर छूटना चाहता है, अपने सेंटेंस को सस्पेंशन कराना चाहता है, वह खुद या उसके परिवार के सदस्य फॉर्म 1 में दिए गए फॉर्मेट पर डुप्लीकेट में अप्लाई करेंगे सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के समक्ष। सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल को यह एप्लीकेशन देंगे फॉर्म 1 फिल करके। सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल इसकी एक कॉपी सरकार को भेजेगा, उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यानी कि गवर्नर को भेजेगा, और दूसरी कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ रेमिट करेगा या उसको भेजेगा। राज्य सरकार मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगेगी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से रिपोर्ट मांगेगी, और उस व्यक्ति के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में। यह रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 30 दिन के अंदर अंदर देनी होती है, जिसको फॉर्म 3, जो कि इसी रूल्स के आखिर में दिया गया है, फॉर्म 3 में फिल करके ये रिपोर्ट उनको वापस राज्य सरकार को भेजनी है। जैसे कि मैंने बताया कि सीआरपीसी में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, तब भी राज्य सरकार सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी के सब सेक्शन 2 के तहत उस जज से रिपोर्ट मांग सकते हैं जिसने उनको सेंटेंस दिया है। सेक्शन 432 सीआरपीसी क्या कहती है? पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंस। सब सेक्शन 2 पे आए। Whenever an application is made to the appropriate government, यहाँ भी ये कहा गया है कि जब भी appropriate government के समक्ष कोई एप्लीकेशन दी जाएगी for the suspension or remission of a sentence, the appropriate government may require the presiding judge of the court before or by which the conviction was had or confirmed to state his opinion as to whether the applicant should be granted or refused। यानी कि अदालत का केवल इसमें इतना ही रोल है कि उससे राज्य सरकार राय ले सकती है कि इस व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। तब अदालत जो उसका ट्रायल हुआ है, सेंटेंस हुआ है, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी के साथ अपनी ओपिनियन राज्य सरकार को भेज सकती है। गवर्नमेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल से भी रिपोर्ट मांगेगी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल उस व्यक्ति के हेल्थ के बारे में अपनी रिपोर्ट देगा, उसका किस तरह का नेचर रहा है उसके बारे में रिपोर्ट देगा। अगर सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से कोई एडवर्स रिपोर्ट जाती है, तब ऐसा व्यक्ति पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब पैरोल पर छोड़े जाने के लिए एसेंशियल शर्तें क्या हैं? यदि कोई व्यक्ति हत्या के आरोप में सजा याफ्ता है, कन्विक्शन हुआ है, तब उसको तब तक पैरोल नहीं मिलेगा जब तक कि उसने 3 साल कम से कम जेल में नहीं बिता लिए हैं। यानी कि हत्या के मामले में सजा प्राप्त व्यक्ति कम से कम 3 साल जेल में लगातार बिना रेमिशन के रहेगा, बिना बाहर आए रहेगा, उसके बाद वो पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डकैती के इल्ज़ाम में, डकैती के जुर्म में सज़ा हुई है, अब तो जुर्म हो गया, अपराध में सज़ा हुई है, तब उसको 4 साल की अवधि जेल में पूरी करनी है बिना रेमिशन के। उससे पहले वो पैरोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हत्या में 3 साल लगातार उसको जेल में रहना है बिना रेमिशन के। डकैती के केस में 4 साल उसको जेल में रहना है बिना रेमिशन के। इन दोनों के अलावा किसी भी अन्य मामले में यदि उसको सज़ा हुई है, तब उसको 1 साल की सज़ा जेल के अंदर पूरी करनी है, तब वह पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी जो सजा याफ्ता है, 1 कैलेंडर ईयर में केवल एक ही बार पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है, एक ही बार उसको पैरोल दिया जा सकता है। हाँ,
यदि जैसे ऊपर कुछ आवश्यक चीज़ें आई, मान लीजिए उसके घर में कोई मृत्यु हो जाती है, उसके पेरेंट्स में से किसी की, मदर या फादर की, हस्बैंड या वाइफ जो भी लागू हो, बेटा या बेटी, भाई की डेथ हो जाती है, शादी है, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है, तब वो एक कैलेंडर ईयर में अगर एक बार पैरोल पर छूट चुका है तो दोबारा भी वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें एक खास बात और है, जितने दिन वो पैरोल पर बाहर रहा वह समय उसकी सज़ा से कम नहीं होगा। जैसे कि बार बार शब्द आ रहा है सस्पेंशन, जो उसका कन्विक्शन है सिर्फ वो सस्पेंड होता है, वो वहीं का वहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा होती है और वो थोड़ा थोड़ा करके 1 साल, मतलब कभी 1 महीना बाहर रहा, कभी 2 महीने बाहर रहा, 1 साल वो पैरोल पर रह लेता है, तब उसको टोटल 11 साल जेल में बिताने होंगे। यानी कि उसको 10 साल जेल के अंदर बिताना, जितने साल की उसे सज़ा हुई है उतनी अवधि वो जेल के अंदर बिताएगा। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, या कुछ लोग इस तरह की जो जेल से पैरोल पर छूट कर आते हैं उसका मिसयूज़ कर देते हैं, तब ऐसी दशा में उनके लिए क्या इलाज है? जो लोग पैरोल पर छूट कर आए, पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद वापस नहीं जाते, तब इनके लिए क्या सरकार के पास प्रावधान है? उनके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान है, और वह प्रावधान इस तरह से है, कुछ कैटेगराइज किया गया है। यदि उसको पैरोल मिला हुआ था और पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद वो 7 दिन और जेल से बाहर रह लेता है, 7 दिन के बाद वो जेल में सरेंडर करता है, जेल जाता है, तब उसका ये कार्य इन डिसिप्लिन रिकॉर्ड किया जाएगा जेल रोल में। यानी कि आगे जब उसके कभी अगर उसको पैरोल की ज़रूरत पड़ी तो ये उसका इनडिसिप्लिन एक्शन उसके आड़े आ सकता है, फिर उसको पैरोल नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी गुजरात में आशाराम बापू के बेटे आशाराम जो जेल में बंद हैं, वो कई बार पैरोल और फरलों पर बाहर आ चुके थे, लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया जब सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल ने उनको पैरोल देने से, जब सरकार ने उनसे रिपोर्ट मांगी, उन्होंने उस पर एडवर्स रिपोर्ट दी, कहा कि अब इनको पैरोल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इस आधार पर उनका पैरोल निरस्त हो गया। तो अगर इनडिसिप्लिन एक्शन कोई करता है, वो उसका 7 दिन के बाद वो यानी कि सरेंडर करता है, तब सिर्फ वो इनडिसिप्लिन उसका रिकॉर्ड कर दिया जाएगा जेल रोल में। लेकिन अगर वो 29 डेज के बाद सरेंडर करता है, यानी कि जब उसका पैरोल कंप्लीट हुआ, मान लीजिए 30 दिन का पैरोल हुआ और वो 29 दिन के बाद वापस रिपोर्ट करता है, तब जब भी वो अगला पैरोल अप्लाई करेगा 6 महीने के बाद अप्लाई कर सकता है, 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद। जेल में आए हुए उसको 1 साल हो गया है, 1 साल पूरा होने के बाद 6 महीने की अवधि के बाद वो अगली बार पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरी कंडीशन, अगर वो, अभी मैंने 29 दिन का बताया, अगर वो 1 महीने से ज़्यादा लेट करके जेल में वापस आता है, यानी कि पैरोल उसका ख़त्म हुआ और उसके 30 दिन के बाद, 29 का 30 दिन के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद वो वापस जेल में सरेंडर करता है, तब अगला पैरोल उसको तभी ग्रांट किया जाएगा जब वो 1 महीने की अवधि बीत जाने के 1 साल बाद अप्लाई करेगा, यानी कुल मिलाकर 2 साल बाद उसको अगला पैरोल मिलेगा। अगर उसको पैरोल की जरूरत पड़ी तो उसको पैरोल नहीं मिलेगा। अगर वो इनडिसिप्लिन एक्शन उसका पाया जाता है, वो उसके जेल रोल में तो नोट होगा ही होगा 1 महीने से ज़्यादा, लेकिन उसको 2 साल से पहले फिर अगला पैरोल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा समय अपनी जो उसको पैरोल दिया गया था 2 साल से ज़्यादा की अवधि बाहर बिता देता है और फिर उसके बाद वो आके सरेंडर करता है, तब 1.5 साल की अवधि बीतने के बाद, सरेंडर की अवधि से 1 साल बाद वो दोबारा पैरोल के लिए अप्लाई करेगा, यानी कि कुल मिलाकर 2.5 साल बाद अब उसको पैरोल मिलेगा। उस व्यक्ति को जो जितना पैरोल दिया गया था उसका मिसयूज करता है, यानी कि 2 महीने के बाद सरेंडर करता है, उसको 2.5 साल बाद अगला पैरोल मिलेगा, उससे पहले पैरोल उसको नहीं मिलेगा। जबकि पैरोल का प्रोविज़न यह है कि वो हर कैलेंडर ईयर में 1 महीने के लिए पैरोल ले सकता है। 5वीं कंडीशन, अगर वो 2 महीने से ज़्यादा का समय बाहर बिता देता है तो ये इनडिसिप्लिन सभी केस में उसके जेल रोल में तो नोट किया ही जाएगा, लेकिन अगला जो पैरोल उसको मिलेगा
हर साल 6 महीने की अवधि बीतने के बाद ही उसको दोबारा से पैरोल मिलेगा। यानी कि जितने महीने उसने एक्स्ट्रा लिए हैं, सपोज कीजिए कि उसने 3 महीने बाद वो जेल में वापस सरेंडर करता है, तो 1 साल बीतने के बाद 3 महीने के लिए 3 महीना और डिले होगा, तब वो अगला पैरोल के लिए अप्लाई करेगा। और अगर वो 1 साल से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा लेट करके वापस जेल में सरेंडर करता है, तब उसको आगे से कोई पैरोल नहीं मिलेगा। लास्ट कंडीशन, यदि उस व्यक्ति ने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, कोई झूठी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है, बताया कि साहब किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई, पाया गया किसी की डेथ नहीं हुई, या कोई बीमार बताया बीमार नहीं हुआ, मकान की मरम्मत करानी थी, मकान की मरम्मत नहीं करानी थी, खेती के लिए उसने पैरोल लिया, खेती उसे नहीं करनी थी, तब भी ऐसे व्यक्ति को फ्यूचर में कोई पैरोल नहीं मिलेगा। साथ ही जिनका पैरोल अलाउड होगा उनको 2 श्योरिटीज देने होंगे, एक पर्सनल बॉन्ड देना होगा, और वो श्योरिटी और पर्सनल बॉन्ड दिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ। यानी कि इसमें कोर्ट का रोल ख़त्म, क्योंकि कोर्ट उसको कन्विक्शन प्रोनाउंस कर चुकी है, सेंटेंस प्रोनाउंस कर चुकी है, तो अब कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं, एक्सेप्ट कि सेक्शन 432 सब सेक्शन 2 CRPC में वो राज्य सरकार उससे ओपिनियन मांगे। इसके अलावा पैरोल के केस में उस अदालत का, उस न्यायालय का कोई रोल नहीं है जहां से उसको सज़ा हुई है, जहां उसके विरुद्ध मुकदमा चला है। अदालत का मामला वहां पर ख़त्म हो जाता है, उन्होंने कन्विक्शन किया और राज्य के सुपुर्द उस व्यक्ति को कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं फॉर्म 1, जो कि जिस व्यक्ति को पैरोल चाहिए वो फिल करेगा, फॉर्म 1 में क्या है? फॉर्म 1 में सिंपल प्रिजनर की इंफॉर्मेशन है, उसका नाम है, पापा का नाम है, फादर का नाम है, एड्रेस है, विलेज, पुलिस स्टेशन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जेल, जिस जेल में वो बंद है, सेक्शन, किस सेक्शन में उसको सेंटेंस हुआ है और कितनी अवधि का उसको सेंटेंस हुआ है, किस कोर्ट ने उसको कन्विक्शन किया है, किस डेट में सेंटेंस हुआ है, आज की डेट तक जिस दिन वो पैरोल चाहता है कितना उसने अवधि जेल में बिता दी है, विदाउट रेमिशन, बिना बाहर गए, और विद रेमिशन, बाहर गए समेत, ये डिटेल उसमें देनी है। क्या कोई अपील किसी कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, यह सूचना भी उसको देनी है फॉर्म 1 में। क्या उसको पहले कोई पैरोल दिया गया है तो उसकी डिटेल देगा, कब दिया गया था, किस ग्राउंड पर पैरोल दिया गया था, और अब किस ग्राउंड पर पैरोल चाहता है, कितने पीरियड के लिए पैरोल चाहता है, अगर इसका एक्सटेंशन कराना चाहता है तो उसकी भी डिटेल देगा कि कितने उसने एक्सटेंशन लिए हैं और अब कितना एक्सटेंशन वो चाहता है, पिछला एक्सटेंशन किस डेट पर लिया था ये भी बताएगा। अगर पैरोल बच्चों की शादी के लिए लिया गया है तो उसमें लड़की की शादी के लिए जाता है तो बच्चे की आयु देना ज़रूरी है, लड़का जहाँ शादी हो रही है उस लड़के का नाम, उस लड़के के पिता का नाम देना ज़रूरी है, उस लड़के की जन्म तिथि देना ज़रूरी है। अगर उसको एग्रीकल्चर वर्क के लिए पैरोल चाहिए, वहाँ मेंशन करना होगा कल्टीवेशन के लिए चाहिए या हार्वेस्टिंग के लिए चाहिए, और उसको ये भी बताना होगा कि इस कार्य को सिर्फ वही करेगा, कोई और नहीं कर सकता, उसका भी कारण बताना होगा। इसी तरह से हाउस की रिपेयर करानी है तब उसके बारे में बताना होगा कि नेचर ऑफ रिपेयर क्या है, पिछली रिपेयर कब कराई थी, और इस वर्क को क्या कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकता है तो उसका कारण क्यों नहीं कर सकता, कोई उसके घर में है नहीं या जो भी वजह है, कोई अदर रीज़न पैरोल पर छूटने का, और उसके बाद उसका व्यक्ति का सिग्नेचर और फिर उसके नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एड्रेस वगैरह दोबारा से रिपीट होंगे। इसी फॉर्म 1 में मेंशन किया गया है कि इस पैरोल को सेंटेंस में काउंट नहीं किया जाएगा, एक कैलेंडर ईयर में एक ही बार पैरोल दिया जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में एक ही बार पैरोल दिया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा। और अगर इससे ज़्यादा 1 मंथ से ज़्यादा का कोई पैरोल है, 1 मंथ का पैरोल उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, तो उसके लिए उसको सरकार से परमिशन लेनी होगी। अब आते हैं फॉर्म 2। फॉर्म 2 जो कि जेल रिपोर्ट है, जेल रिपोर्ट देनी है, इसको भी रूल 5
सब रूल 1 में बताया गया है, उसमें भी आमतौर से लगभग वही डिटेल देनी है। उनकी शक्ल दूसरी है, प्रिजनर्स का नाम क्या है, फादर्स का नाम क्या है, कन्विक्शन नंबर क्या है, उसका एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द कन्विक्टिंग कोर्ट, किस कोर्ट से उसको सजा हुई है, क्राइम नंबर, डेट ऑफ सेंटेंस, ये सब वही कॉमन है। जो अलग चीज़ है, डेट ऑफ एडमिशन इन जेल, जेल में वो कब आया, डेट ऑफ री एडमिशन, अगर पहले कभी बीच में पेरोल पर गया यानी कि गया उसके बाद दोबारा आया, री एडमिशन, क्या डेथ सेंटेंस हुआ है उसकी डिटेल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसकी डिटेल, कितना उसने सेंटेंस सर्व कर दिया है, विद रेमिशन, विदाउट रेमिशन, टोटल सेंटेंस कितना उसने अभी तक पूरा किया है, कितने अवधि जेल में बिताई है, कोई अपील पेंडिंग है या कोई केस पेंडिंग है, उसका जेल में कंडक्ट किस तरह का है, उसके पिछले पैरोल की डिटेल, क्या उसने जेल में सही टाइम पर सरेंडर किया जब वो पहले पैरोल पर गया था या उसमें कोई डिले था, ये सारी डिटेल फॉर्म 2 में देनी है। अब आता है फॉर्म 3 जिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिपोर्ट मांगी जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा मांगी गई डिटेल, रूल्स 5 सब रूल 2 में मेंशन है। उसको क्या क्या डिटेल देनी है, उसको डिटेल देनी है कि उसके व्यक्ति की क्रिमिनल हिस्ट्री, ब्रीफ क्रिमिनल हिस्ट्री देंगे, उसकी पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है, उसके फैमिली मेम्बर की डिटेल, उसका पैरोल या जो उसने पिछले लीव अवेल्ड की हैं उनकी डिटेल, किस ग्राउंड पर उसको पैरोल दिया गया था वो सूचना देनी है। और उसके बाद इसमें डीएम अपनी सेल्फ रिकमेंडेशन भी देगा, उस व्यक्ति के बारे में अपनी व्यू भी देगा। ये हुआ पैरोल के बारे में, एक संक्षेप में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपके पास पैरोल से संबंधित इसके अलावा जो भी जानकारियां हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस चर्चा में शामिल होइएगा और अपना और हमारा चर्चा है ज्ञान बढ़ाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।